नमस्कार, मैं श्रीकांत आपके साथ। आप देख रहे हैं ट्रांसपोर्ट इमेज। आइए चलते हैं, नजर डालते हैं आज की बड़ी खबरों पर। केरल में छात्र संगठनों के बीच हिंसा में एसएफआई की नेत्री गंभीर रूप से घायल, 5 स्टूडेंट भी अरेस्ट। उज्जैन के महाकाल मंदिर में 20 दिसंबर से नहीं ले जा सकेंगे मोबाइल, प्रसादी भी हुई मांगी। उत्तर प्रदेश निकाय चुनाव में अमेठी से सबसे हॉट सीट बनी गौरीगंज नगर पालिका। ग्रीस में पुलिस ने रोमा समुदाय के एक किशोर पर की फायरिंग। विरोध प्रदर्शन के लिए सड़कों पर उतरे हजारों लोग। आइए नजर डालते हैं खबर में विस्तार से। प्रसिद्ध महाकाल मंदिर यानी उज्जैन में स्थित महाकालेश्वर मंदिर में मोबाइल फोन ले जाने पर बैन लगा दिया गया है। मंदिर प्रबंधन ने यह फैसला हाल ही में 2 सुरक्षा कर्मियों की ओर से वहां फिल्मी गाने पर बनाए गए वीडियो के सामने आने के बाद लिया गया है। आगामी 20 दिसंबर से उज्जैन महाकालेश्वर मंदिर परिसर में मोबाइल ले जाने पर पूर्णतः प्रतिबंध रहेगा और वहीं 24 दिसंबर से ये 5 जनवरी तक नए साल की व्यवस्थाओं के चलते गर्भगृह में भी प्रवेश प्रतिबंध रहेगा। इसके साथ ही मंदिर में प्रसादी के लड्डुओं की दर भी बढ़ा दी गई है। लड्डुओं की यह प्रसादी पहले 300 रुपए किलो मिलती थी और अब इसे बढ़ाकर 360 रुपए प्रति किलो किए जाने का निर्णय भी किया गया है। विश्व प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंग बाबा महाकाल का मंदिर लाखों करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र है और मंदिर परिसर में श्रद्धालुओं के बाद हाल ही में जैसे ही सुरक्षा कर्मियों द्वारा रील्स बनाने का मामला सामने आया तो मंदिर प्रबंधन समिति ने यह कड़ा फैसला लिया है। मंदिर समिति अध्यक्ष एवं उज्जैन कलेक्टर आशीष सिंह ने कहा है कि श्री महाकाल महालोक के बनने के बाद 5 दिसंबर को श्री महाकालेश्वर मंदिर प्रबंधन समिति की पहली और महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। सिंह ने बताया कि लगातार मिल रही शिकायतों के बाद 20 दिसंबर 2022 से महाकाल मंदिर मोबाइल और बैग ले जाने पर प्रतिबंध लगाया गया है। इसके लिए लॉकर की सुविधा भी मंदिर के बाहर आगामी 15 दिनों के अंदर कर दी जाएगी। यह नियम मंदिर के पुजारियों और सुरक्षा कर्मियों पर भी लागू रहेगी। एक डॉक्टर पिता अपने बेटे की जान बचाने के लिए न सिर्फ थाईलैंड से उसको एयरलिफ्ट करवाया बल्कि उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा 75 किलोमीटर लंबा ग्रीन कॉरिडोर बनवाकर उसको अपने अस्पताल में भर्ती करवाया है। मामला कानपुर के रिजेंसी अस्पताल के मालिक डॉक्टर अतुल कपूर का है। उनका परिवार घूमने थाईलैंड गया हुआ था जहां उनके बेटे डॉक्टर अभिषेक का एक्सीडेंट हो गया था जिसमें उनके रीढ़ की हड्डी भी टूट गई थी। अचानक उसमें उन्होंने आनंद फानंद में उन्होंने थाईलैंड से एयरलिफ्ट के जरिए पहले अपने बेटे को दिल्ली लाए, फिर वहां से हवाई जहाज से लखनऊ लाया गया। समय पर उनका ऑपरेशन किया गया और अब उनकी हालत में सुधार भी हो रहा है। आपको बता दें ग्रीन कॉरिडोर एक तय समय सीमा के लिए किसी मेडिकल कंडीशन या मरीज के लिए सड़क को खाली करवाकर ट्रैफिक को कंट्रोल करना ग्रीन कॉरिडोर में आता है। एक प्रकार से पुलिस हर चेक पॉइंट पर लगाकर मरीज को ले जा रही पुलिस एम्बुलेंस को बिना किसी जाम में फंसे उनके डेस्टिनेशन तक पहुंचाने का काम किया करती है। हार्ट अटैक कैसे किया जाता है, डिफेंस किसे कहा जाता है और पंच किस की कैसे करते हैं और पॉइंट्स कैसे स्कोर किए जाते हैं, ये तमाम बारीकियां और टेक्निक सीखने के लिए बिहार के खिलाड़ियों को तब एक सुनहरा मौका मिला है जब मुजफ्फरपुर में कराटे के माहिर कोच और नीदरलैंड के खिलाड़ी ग्रैंड मास्टर पंचो स्टार यहाँ ट्रेनिंग देने पहुंचे हैं। प्रतिद्वंदी के वार को डिफेंड करने के साथ साथ उन पर हमला करने के कई तरकीबें पंचो ने प्रशिक्षुओं को बताई है।
कराटे की जिस मुकम्मल ट्रेनिंग के लिए खिलाड़ियों को 5 से 7 लाख रुपए खर्च कर न्यूजीलैंड या जापान जाना पड़ता है, उसी अंतर्राष्ट्रीय स्तर के कराटे का प्रशिक्षण मुजफ्फरपुर में सेमिनार आयोजित कर रास वर्ल्ड ने दिया है। इसके लिए विशेष तौर पर हॉलैंड से आए वर्ल्ड जेन टू चीन कराटे फेडरेशन के चेयरपर्सन ग्रैंड मास्टर कोच कांचो स्टार ने 3 दिनों तक एडवांस लेवल की ट्रेनिंग दी। इस ट्रेनिंग में रास को सभी ब्रांचों के 100 से अधिक कराटे खिलाड़ी शामिल हुए। मुजफ्फरपुर में कांचो स्टार के आने से यहाँ के कराटे खिलाड़ियों को बहुत ही लाभ मिला है। टॉप परफॉर्म करने वाले खिलाड़ियों को एशिया जेन डू चीन कराटे फेडरेशन के चेयरमैन सिहान राहुल श्रीवास्तव ने भी कई टिप्स दिए हैं। केरल में एक बार फिर से छात्र संगठनों के बीच जमकर हिंसा हुई है। इस हिंसा में मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी की छात्र इकाई स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया यानी एसएफआई की वायनाड जिले की संयुक्त सचिव अर्पणा गौरी घायल हो गई है। पुलिस के अनुसार 2 दिसंबर को वायनाड के मेपंदी के छात्रों के एक समूह ने अपर्णा पर हमला किया था। हमले के बाद घायल अपर्णा को एक अस्पताल में भर्ती कराया गया। एक रिपोर्ट के मुताबिक घटना की जानकारी देते हुए मेपड्डी पुलिस ने बताया है कि इस हमले में एक पुलिस अधिकारी भी घायल हो गए हैं। वहीं पुलिस द्वारा हमले के आरोप में 5 छात्रों को भी गिरफ्तार कर रिमांड पर लिया गया है। साथ ही पुलिस ने आईपीसी की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है। अपर्णा पर हमला बीते शुक्रवार को मेपंडी राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज के पास हुआ था और अपर्णा को हिंसक समूह के बचाने की कोशिश में पुलिस अधिकारी भी घायल हो गए। एक रिपोर्ट के अनुसार अपर्णा छात्र संघ चुनाव के लिए एसएफआई के प्रयासों को तेज करने के लिए मेपंडी पॉलिटेक्निक कॉलेज पहुंची थी और उन पर स्थानीय ड्रग माफियाओं के समर्थन से प्रतिद्वंदी ने राजनीतिक संगठनों के सदस्यों द्वारा कथित तौर पर हमला किया था। 2 नगर पालिकाओं और 2 नगर पंचायत सीटों के लिए आरक्षण की सूची आते ही एक बार फिर से सियासी पारा चढ़ गई है। अमेठी नगर पंचायत पिछली बार सामान्य सीट थी, तो इस बार महिला खाते में चली गई है, जबकि मुसाफिर खाना अनारक्षित होने के बावजूद इस बार फिर अनारक्षित हो गई है। जायस नगर पालिका में थोड़ा बदलाव हुआ और अनुसूचित जाति की जगह अनुसूचित जाति महिला हो गई। वहीं जिला मुख्यालय गौरीगंज की सबसे हॉट सीट में शुमार हो गई है और गौरीगंज नगर पालिका सीट में बदलाव हुआ और ये आरक्षित महिला से अनारक्षित सीट हो गई। अमेठी नगर पंचायत से चंद्रमा देवी नगर पंचायत अध्यक्ष थी, जबकि मुसाफिर खाना से ब्रजेश अग्रहरी चेयरमैन थे। पहली बार नगर पालिका बनी गौरीगंज से राष्ट्रपति चेयरमैन बनी थी, तो वहीं जायस नगर पालिका से महेश सोनकर नगर पालिका अध्यक्ष थे। 1 दिसंबर को वार्डों का आरक्षण की सूची जारी होने के बाद लोग अध्यक्ष पद के आरक्षण का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। चुनावी मैदान में ताल ठोक रहे प्रत्याशियों की नजर आरक्षण सूची पर टिकी हुई थी और नगर विकास मंत्री अरविंद कुमार शर्मा ने देर शाम अध्यक्ष पद की अटकलों को दूर करते हुए आरक्षण अधिसूचना सूची जारी कर दी है। भारतीय सुरक्षा बलों से बार-बार मुंह की खाने के बाद भी पाकिस्तान अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आ रहा। पंजाब से सटे भारत पाक बॉर्डर पर पाकिस्तान लगातार ड्रोन के जरिए हेरोइन और हथियारों की खोप को भारत में घुसपैठ कराने की कोशिश में जुटा हुआ है। इस बीच भारतीय सुरक्षा एजेंसी यानी बीएसएफ ने एक बार फिर से पाकिस्तान की ओर से ड्रग्स लेकर आ रहे ड्रोन को मार गिराया है, जिसमें भारी मात्रा में हीरोइन के पैकेट बरामद हुए हैं। दरअसल पंजाब के भारत पाकिस्तान सीमा पर तरन तारण सेक्टर के पास से पाकिस्तान से आ रहे ड्रोन को मंगलवार सुबह बीएसएफ ने मार गिराया। इस ड्रोन से हीरोइन के पैकेट भी बरामद हुए हैं और पिछले 1 महीने में भारत पाकिस्तान सीमा पर पंजाब ड्रोन से 8वीं बार को मार गिराया गया है।
जिसमें नशीले पदार्थ बरामद हुए और हथियार भी बरामद हुए। ये सभी ड्रोन पाकिस्तान की तरफ से आए थे और भारत में नशे और हथियार की खेप पहुंचाने की कोशिश कर रहे थे। इससे पहले भी तरन तारण जिले में अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास रविवार को एक ड्रोन और 3 किलोग्राम हेरोइन मिली थी, जिसमें 3 दिसंबर को बीएसएफ के जवानों ने तकरीबन 25 किलोग्राम हेरोइन बरामद की थी, जिसे फाजिल्का जिले के पाकिस्तान के एक ड्रोन के जरिए गिराया गया था। शीतलहर की सक्रिय होने से भोपाल के अलावा मध्य प्रदेश के सभी जिलों में रात के पारे में गिरावट दर्ज की गई है। राजधानी में रात का तापमान सामान्य से 1 डिग्री सेल्सियस नीचे खिसक गया। वहीं बीते रविवार को दिन के तापमान में 1 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि दर्ज की गई। मौसम विभाग के अनुसार पश्चिम विक्षोभ उत्तर भारत की तरफ बढ़ेगा, जिससे मंगलवार तक तापमान में गिरावट दर्ज हो गई। प्रदेश में आज न्यूनतम तापमान नौगांव में 7.4 डिग्री दर्ज किया गया है और भोपाल में सुबह के समय घनघोर कोहरा छाया रहा। मौसम विभाग के द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार भोपाल का न्यूनतम तापमान 13.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया और तापमान बढ़कर 1 डिग्री सेल्सियस से अधिक बढ़ गया है। वहीं मौसम विभाग के पूर्व वैज्ञानिक अजय शुक्ला ने कहा है कि अभी पश्चिमी विक्षोभ जम्मू कश्मीर के नजदीक ट्रंप के रूप में निर्मित हुआ है और इसी वजह से हवाओं की दिशा में उत्तर पूर्व और दक्षिण पूर्व की ओर परिवर्तन हो रहा है। इससे दिन और रात के समय में सर्दी बढ़ी है। इसके कारण ग्वालियर, चंबल इलाकों में जिलों में सुबह से समय कोहरा भी छाने लगा। अभी पश्चिमी विक्षोभ और आगे की ओर अग्रसर होगा, जिससे भोपाल सहित प्रदेश के तमाम जिलों में सर्दी बढ़ने की संभावना जताई जा रही है। ग्रीस के दूसरे सबसे बड़े शहर थेसालोनिको में रोमा समुदाय के 16 वर्षीय किशोर को पुलिस द्वारा गोली मारने के बाद हिंसक विरोध प्रदर्शन हुआ है। किशोर पर आरोप था कि उसने एक गैस स्टेशन पर अपनी पिकअप ट्रक में गैस भरवाई और बिना भुगतान किए चला गया। गैस स्टेशन कर्मचारी ने बकाया बिल की सूचना अधिकारी को दी, जिसके बाद से मोटरसाइकिल गश्ती दल ने अधिकारियों ने इस लड़के के पिकअप ट्रक को पीछा किया और एक रिपोर्ट के अनुसार यही बताई जा रही है कि इस घटना के बाद से सोमवार रात मध्य थेसालोनिको में वामपंथी और अराजकतावादी समूहों द्वारा आयोजित एक विरोध मार्च में लगभग 1500 लोगों ने हिस्सा लिया और विरोध से पहले सैकड़ों रोमा पुरुषों ने बैरिकेड्स लगा दिए। अस्पताल के बाहर एक मुख्य सड़क को ब्लॉक कर दिया गया और कुछ ने दुकानों में तोड़फोड़ भी मचाई और पुलिस पर मोलोटोव कॉकटेल फेंके। अस्पताल के बाहर बोतलें फेंक रहे प्रदर्शनकारियों को तितर बितर करने के लिए पुलिस ने भी स्टन ग्रेनेड और आंसू गैस का इस्तेमाल किया। मार्च खत्म होने के बाद पुलिस ने 6 प्रदर्शनकारियों को हिरासत में ले लिया है। उत्तर प्रदेश के चित्रकूट जनपद में डीएपी खाद में भारी किल्लत देखने को मिल रही है। खाद केंद्रों पर डीएपी खाद लेने के लिए किसानों को लंबी लंबी लाइनें लगाने पर मजबूर हैं। खाद केंद्र के बाहर प्रशासन की अव्यवस्था के चलते किसानों को खाद लेने के लिए धक्का मुक्की तक करना पड़ गया, जिस पर किसानों को काबू पाने के लिए पुलिस को लाठी तक भांजनी पड़ी। इसकी तस्वीरें कैमरे में कैद हो गई। और आपको बता दें कि जिले में 2 दिनों में डीएपी खाद की उपलब्धता न होने के कारण किसानों को भारी समस्याओं का सामना करना पड़ा है। जिले में डीएपी खाद की रैक आने की वजह से कई खाद केंद्रों को सोमवार की रात डीएपी बांटी जा रही थी, जहां किसान डीएपी खाद लेने के लिए लंबी लंबी लाइनें में खड़े हुए थे। शहर में गल्ला मंडी स्थित खाद केंद्र में किसान सुबह से ही लंबी लंबी लाइनों में खड़ा होकर खाद लेने के लिए अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे और इसी दौरान प्रशासन के ढीले रवैये के चलते लाइनों में खड़े किसान बेकाबू हो गए
और एक दूसरे को धक्का मुक्की देकर प्रशासन द्वारा खाद्य केंद्र के बाहर लगाए गए गेट को जबरन खोलकर अंदर घुस गए, जिस पर पुलिस ने कई किसानों पर लाठियां भाजी हैं, जिसके कारण कई किसान घायल भी हो चुके हैं। आज मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह परिसर में बड़ी हलचल की संभावना है, क्योंकि अखिल भारतीय हिंदू महासभा ने आज हनुमान चालीसा का पाठ करने का ऐलान किया है। इस ऐलान के बाद ही श्री कृष्ण जन्मस्थली को और शाही ईदगाह के आसपास के इलाकों में मुस्तैदी बढ़ा दी गई है और चप्पे चप्पे पर पुलिस की पैनी नजर है। हिंदू महासभा के ऐलान को देखते हुए पुलिस ने श्री कृष्ण जन्मभूमि एवं शाही ईदगाह परिसर के साथ साथ संवेदनशील इलाकों में फ्लैग मार्च किया है। इतना ही नहीं, सिविल एवं एलआईयू में तैनात पुलिसकर्मियों के माध्यम से क्षेत्र में नजर रखी जा रही है और पूरे इलाके में ड्रोन से भी नजर रखी जा रही है। दरअसल बीते दिनों अखिल भारत हिंदू महासभा ने मथुरा जनपद में श्री कृष्ण जन्मभूमि ईदगाह परिसर में लड्डू गोपाल को 6 दिसंबर तक का जलाभिषेक करने एवं हनुमान चालीसा पाठ करने का अनुमति मांगी थी। अखिल भारत हिंदू महासभा इस परिसर में प्राचीन कृष्ण मंदिर का गर्भगृह होने का दावा करती है और इस बीच मथुरा प्रशासन ने जिले में बिना अनुमति के किसी भी राजनीतिक, सामाजिक या धार्मिक संगठन द्वारा 5 या 5 से अधिक लोगों के समूह के एकत्र होकर सभा, धरना और प्रदर्शन आदि पर रोक लगा दी है। यह रोक अगले वर्ष 28 जनवरी तक प्रभावी रहेगा। महाराष्ट्र विकास आघाड़ी यानी एमवीए छत्रपति शिवाजी महाराज के अपमान के मामले को लेकर आर पार की लड़ाई के मूड में नजर आ रही है। एमवीए ने शिवाजी महाराज का अपमान करने के लिए एकनाथ शिंदे सरकार के खिलाफ 17 दिसंबर को मुंबई के बड़े पैमाने पर विरोध मार्च की घोषणा की है। साथ ही इस मार्च में महाराष्ट्र कर्नाटक सीमा विवाद का मुद्दा भी उठाया है और इसके अलावा एमवीए द्वारा महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी को शिवाजी पर उनकी विवादास्पद टिप्पणी को लेकर पद से हटाने की मांग भी की जाएगी। एक रिपोर्ट के मुताबिक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए उद्धव ठाकरे ने कहा है था कि इस 17 दिसंबर को हम वर्तमान राज्य सरकार के खिलाफ मुंबई में जीजामाता उद्यान से आजाद मैदान तक मोर्चा निकालेंगे और महाराष्ट्र के राज्यपाल को हटाने की मांग करेंगे। उन्होंने यह भी कहा कि मैं महाराष्ट्र से प्यार करने वाले सभी लोगों से अपील करता हूं कि वे राज्य का अपमान करने वाले के खिलाफ एकजुट हो। उद्धव ठाकरे ने महाराष्ट्र कर्नाटक सीमा मुद्दे पर भी राज्य सरकार की खिंचाई की है। 5 बार चैंपियन ब्राजील की फुटबॉल टीम ने प्री क्वार्टर फाइनल मुकाबले में साउथ कोरिया को 4-1 से हराकर फीफा विश्व कप के क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है, जहां उसका सामना क्रोएशिया से होगा। क्रोएशिया ने अंतिम 16 के मुकाबले में जापान को पेनाल्टी शूटआउट में पराजित किया था और ब्राजील की जितनी तारीफ भी की जाए कम है। उसने चारों गोल पहले हाफ में दागे और साउथ कोरिया की टीम शुरू से ही दबदबा में दिखी और वह आखिर तक इससे उभर नहीं सकी। ब्राजील की ओर से मैच में पहला गोल विनीसियस जूनियर ने दागा और विनीसियस जूनियर ने मैच के 7वें मिनट में शानदार गोल दागकर अपनी टीम को 1-0 की बढ़त दिला दी। इसके बाद स्टार युवा फुटबॉलर नेमार का जादू देखने को मिला, जिन्होंने 13वें मिनट में पेनाल्टी पर गोल दागकर ब्राजील की बढ़त को दुगनी कर दिया। 29वें मिनट में रिनाल्सिन ने सेट पीस में से शानदार गोल पर ब्राजील को 3-0 से आगे कर दिया और रिचार्लिसन के इस गोल को गोल ऑफ टूर्नामेंट भी बताया जा रहा है। लुकास पेकार्टी ने 36वें मिनट में गोल कर ब्राजील को 4-0 की बढ़त दिला दी है।
हिमाचल प्रदेश में हार जीत का रिवाज टूटेगा या गुजरात में जीत का एक और रिकॉर्ड बनेगा, इसका फाइनल नतीजा 8 दिसंबर को ही आएगा। मगर उससे पहले एग्जिट पोल में आंकड़ों ने नतीजों की एक धुंधली तस्वीर दिखा दी है, जिसमें बताया गया है कि कहां किसकी सरकार बन सकती है। तमाम एग्जिट पोल की माने तो गुजरात में सत्तारूढ़ भाजपा यानी भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर से सरकार बनाती दिख रही है। वहीं हिमाचल प्रदेश में भाजपा और कांग्रेस के बीच कड़ी टक्कर होने की संभावना है, जबकि नगर निगम चुनाव दिल्ली की आम आदमी पार्टी को बढ़त मिलती दिख रही है। सोमवार को तमाम एजेंसियों द्वारा जारी एग्जिट पोल के मुताबिक गुजरात में भाजपा को स्पष्ट बहुमत मिल सकता है। वहीं कई एग्जिट पोल में हिमाचल प्रदेश में उसे बढ़त दिखाई गई है, जबकि कुछ एग्जिट पोल में हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस को बढ़त मिलने का अनुमान भी जताया जा रहा है। इस तरह गुजरात में भाजपा को स्पष्ट बहुमत मिलता दिख रहा है, मगर हिमाचल में कांग्रेस और भाजपा के कांटे की टक्कर है। एग्जिट पोल के मुताबिक गुजरात में कांग्रेस की स्थिति काफी बुरी होती दिख रही है, जबकि आम आदमी पार्टी कुछ सीटों पर जीतती नहीं दिख रही है। तो चलिए जानते हैं कि सभी एग्जिट पोल में कौन सी पार्टी कहां बाजी मारती है दिख रही है। पोल ऑफ एग्जिट पोल्स की माने तो गुजरात में भाजपा को स्पष्ट बहुमत मिलता दिख रहा है। आपको बता दें कि गुजरात में कुल 182 सीट वाली विधानसभा में बहुमत के लिए 92 सीटों की जीत जरूरी है और गुजरात विधानसभा चुनाव में दूसरे चरण में 93 सीट के लिए सोमवार को मतदान हुआ। इससे पहले 1 दिसंबर को 89 सीट पर मतदान हुआ था और माने तो इंडिया टुडे के अनुसार कहता है कि गुजरात में भाजपा को 129 से 151 सीट मिल सकता है, तो कांग्रेस को 16 से 30 सीट मिलने का अनुमान है। वहीं गुजरात में आम आदमी पार्टी को 9 से 11 सीट मिल सकती है और एबीपी के अनुसार कहता है कि गुजरात में भाजपा को 128 और 140 सीट प्राप्त हो सकती है, तो कांग्रेस की को 31 से 43 सीट के साथ संतोष करना पड़ सकता है। आपको 3 से 11 सीट मिल सकती है और हमारे ट्रांसपोर्ट इमेज के अनुसार गुजरात में भाजपा को 117 से 140 सीट मिल सकती है, तो कांग्रेस के खाते में 34 से 51 सीट आ सकती है और आपको 6 से 13 सीट मिलने की अनुमान बताई जा रही है। आप देख रहे हैं देश दुनिया की बड़ी खबरें हमारे साथ। आगे की खबरों को देखने के लिए हमारे साथ इसी प्रकार से बने रहें। नमस्कार।